के सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ। वो है विशेषकर पिछले कुछ दिनों में जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित पड़े लोगों को भूमि देने के लिए एक कानून जो नोटल नियम है उस विषय पर है। और इस विषय को लेकर जनता में भाजपा की तरफ से कोई जो बात की जा रही है वो भ्रमित करने वाला भी है और लोगों को गुमराह करने वाला भी। इसी विषय को लेकर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी प्रेस में अपनी बात रखी है और उस बारे भी मैं जो है अपना जो है स्पष्टीकरण या जो हकीकत है वो आपके माध्यम से प्रदेश के विशेषकर जनजातीय लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि जो एक नियम था हिमाचल प्रदेश में और अब भी है वो नियम एक नोतोड़ नियम है जिसके अंतर्गत जिसके पास 20 बीघे से कम भूमि है उसको प्रदेश सरकार की तरफ से जो सरकारी भूमि है 20 बीघे तक देने का प्रावधान 1968 में पहली बार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके समय ये नियम बना और ये नियम लगातार 1980 जब तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 नहीं बना तो ये पूरे प्रदेश में लागू था जिसके तहत लाखों लोगों को इस नियम के तहत भूमि प्रदान की गई। इसमें जो पात्रता था और जो अब भी है कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है उसको 20 बीघे जमीन सरकारी अगर उसके प्रार्थी के अपने रेवेन्यू एस्टेट में उपलब्ध है तो उसको देने का प्रावधान था। परंतु बाद के दिनों में हिमाचल प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में नोतोड़ नियम बंद हो गया परंतु हिमाचल के सभी जनजातीय क्षेत्रों में आज भी नोतोड़ नियम लागू है। परंतु फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के लागू होने के कारण ये जो है भूमि देना जब तक एफसीए को हम जो है सस्पेंड नहीं करते हैं दे नहीं पा रहे हैं। आपको ये भी मैं जो है याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की पिछली गवर्नमेंट थी 2013 के दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक उस समय हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे और कैबिनेट ने उस समय भी प्रस्ताव पारित करके उस समय भी शेड्यूल एरियाज हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए माननीय गवर्नर महोदय के पास भारत के संविधान 5 में अलग से उनको जो है शक्तियां प्रदान की गई। इन शक्तियों में गवर्नर महोदय जो है कैबिनेट के सिफारिश पर या हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पर कोई भी कानून जो केंद्र का भी हो या हिमाचल प्रदेश का हो उन कानूनों को संशोधन करने में समर्थ है। और इन्हीं शक्तियों को जयराम की सरकार ने 2020 में एक साल के लिए एफसीए को जनजातीय क्षेत्रों में नोतोड़ के लिए सस्पेंड किया था। तो ये तो था मतलब किस जो है शक्तियों के तहत संविधान के तहत किस तरह से एफसीए को सस्पेंड किया जा सकता है। पहली मर्तबा एफसीए 1980 जो केंद्र का कानून है ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पिछली जो सरकार थी उस समय सस्पेंड किया गया था नोतोड़ देने के। 18 में भाजपा की सरकार बनी जबकि एफसीए 18 पूरा वर्ष के लिए सस्पेंड था। भाजपा की जयराम सरकार ने केवल एक व्यक्ति विशेष को इस कानून का फायदा पहुंचाया, बाकियों को इन्होंने जो है सारे केस ठंडे बस्ते में रखे। अब प्रश्न ये होता है कि जैसे गवर्नर महोदय ने फरमाया है उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो ये कहा कि नोतोड़ के बारे में जो जानकारी उन्होंने मांगी है उसको अभी तक उनको प्रेषित नहीं हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से अब करीब 2 साल से ऊपर का समय हो गया। गवर्नर साहब के पास ये प्रस्ताव लंबित है। 5 मरतबा मैं गवर्नर साहब से स्वयं भी मिला, मेरे साथ
विधायकगण जो जनजाति क्षेत्र के हैं बॉर्डर के साथ लगा है। अगर बॉर्डर से जनजाति लोगों का पलायन रोकना है, जनजाति लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है या उनको रोजगार दिलाना है, तो एक ही तरीका हमारे सामने नजर आ रहा है। वो जैसे कि पहले भी नौतोड़ में लोगों को भूमि प्रदान की गई और नौतोड़ पे मिली भूमि पर लोगों ने मेहनत करके उस पर बाग बगीचे बनाए और बहुत सारे हमारे जो है जनजाति परिवारों का उत्थान हुआ है, आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। तो इसीलिए हमने गवर्नर साहब से बार बार ये मामला उठाते रहे। गवर्नर साहब बताते रहे कि ठीक है कि हम करेंगे और कुछ जो है सरकार से और जो है इन्होंने जो भी क्वायरीज है उसके बारे में बात की, परंतु मुझे लगता है कि क्वायरीज आज हमने सब पूरे कर दिए हैं। लेटेस्ट गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में प्रेस को कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि हम किसी के चुनावी वादा पूरा करने के लिए नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है शब्दावली है। चुनी हुई सरकार के चुनावी वादा पूरा करने के लिए ही सरकार है और जनजाति क्षेत्रों में नौतोड़ बहाली करना कांग्रेस के सरकार का दायित्व भी है, हमारा चुनावी वादा भी है। और संवैधानिक तरीके से कोई भी मांग करना वो गलत नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर हम सबको काम करना है। दूसरी बात ये भी कहा गया, शायद वो एक किस्म से व्यंग्य ही था कि मंत्री को भी शब्द दिलाया जाता है। जहाँ तक शब्द की बात है, जितने भी लोग हम ये भी हमें लेना पड़ता है कि हम निष्पक्ष होकर जो है काम करें। तो मेरा अगर ये कहना था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाने का भी जो है हर एक को संविधान अधिकार देता है। तो मैंने इसमें किसी भी किस्म से गवर्नर महोदय का ना ही उनके ऑफिस का अनादर किया है। और दूसरी बात यह है कि नौतोड़ का जो मामला है ये गंभीर मामला है। आप देख रहे हैं कि आज पलायन जो है बॉर्डर एरिया से हो रहा है। एक तो केंद्र सरकार कहती है कि बॉर्डर एरिया से लोगों का पलायन रोकने के लिए हम वाइब्रेंट विलेज स्कीम लाए, जबकि कांग्रेस के समय पहले ही एक स्कीम थी हमारी BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है प्लान, जिसमें सभी बॉर्डर इलाके का नाम इन्होंने वाइब्रेंट विलेज रखा। पिछले बार जब लोकसभा के चुनाव थे, हर वाइब्रेंट विलेज में केंद्र से मंत्रीगण आए, एक एक दिन इन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस में लगाए। हमने जो है 700 करोड़ से ज्यादा का वाइब्रेंट विलेजेस के स्कीम केंद्र को प्रेषित किया है, परंतु अफसोस है कि आज की तारीख में एक भी पैसा अभी तक वाइब्रेंट विलेज का हमारे खासकर हिमाचल प्रदेश के विलेजेस का वाइब्रेंट विलेजेस का केंद्र सरकार ने जो है हमें नहीं दिया है। तो इसके साथ में भाजपा के कुछ हमारे नेतागण, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बड़ी सीख दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, आप लोग क्या जनजाति लोगों को नौतोड़ में भूमि देने के खिलाफ है? जो वक्तव्य आप लोग दे रहे हैं उससे तो ये लगता है, और आपके समय में 5 साल में आपने जनजाति सलाहकार परिषद की एक बैठक की, जब कानून बना नौतोड़ देने का उसमें भी सिर्फ केवल एक व्यक्ति विशेष को नौतोड़ दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा जो है जनजातियों के विरोधी है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि जयराम जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि अपने जो है मंत्रियों को जो है संभाल के रखिए। जयराम जी, हमें आप सीख ना दें। हमें मालूम है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर किस तरह से जनता की मांगों को पूरा करना है, अपने चुनावी वादों को पूरा करना है। हमें चाटुकारिता का काम नहीं करना है। आप ये चाटुकारिता करना छोड़ें और हमें सीख देना बंद करें, और आप ये जवाब दें कि आप हमारे जनजाति लोगों के नौतोड़ के साथ हैं या विरोध में हैं। ये जवाब उनसे चाहता हूँ। और एक नेता और भाजपा के वो भी बड़ी सीख दे रहे थे कि संविधान में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको 2-2 पद छोड़ने पड़े, क्यों छोड़ना पड़ा? जो कलंकित लोग हैं उनसे तो मैं ये परीक्षा करता ही नहीं करूँगा
कि वो हमें सीख देंगे। खुद जो है कीचड़ में डूबे हुए हैं, हमें क्या जो है सीख देंगे। उन नेता से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या जनजातियों के विरोधी हैं? मैंने क्या गलत कहा? मैंने कोई गलत क्या कदम उठाया? क्या गैर संवैधानिक काम किया है मैंने तो अपनी मांग की बात की है और ये मेरा अधिकार है। और जब तक मैं राजनीतिक जीवन में हूँगा, चाहे मंत्री पद पे हूँ, चाहे मंत्री से बाहर हूँगा, पर अपने जनजाति लोगों के जो भी उनके अधिकार हमें संविधान ने दिया है उसके लिए मैं लड़ता रहूँगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। धन्यवाद। नेगी साहब, मेरा सवाल ये है कि कितना एरिया है जनजाति है जिनको नौतोड़ देने की आप बात कर रहे हैं, और दूसरा जो राज्यपाल कह रहे हैं उसको कैसे क्या लगता है आपको? मुझे इस बारे में ये कहना है, ये नौतोड़ को लेकर बड़ी गलतफहमी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे अब उन्होंने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया है गवर्नर महोदय ने कि फेक करेंगे। फेक करेंगे का मतलब तो ये होता है कि आप कोई गलत करेंगे। ये जो नौतोड़ नियम है, उस नियम के तहत बड़ा सिंपल है कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है वो पात्र व्यक्ति है, और 20 बीघे से कम, चाहे वो कांग्रेस का हो विचारधारा का, चाहे वो बीजेपी विचारधारा का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, या वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता है। पात्रता ये कि 20 बीघे से कम हो, और जब 20 बीघे से कम है उसको 20 बीघे तक पूरा करना है। किसी के पास मान लो 18 बीघे है तो 2 बीघा और ले सकता है, वो भी तब अगर उसके रेवेन्यू एस्टेट में जगह हो। अगर एक ही जगह को 2 लोग कर रहे हैं या 3 लोग कर रहे हैं तो सक्षम अधिकारी ने यह देखना है कि सबसे गरीब कौन है, सबसे कम जमीन वाला कौन है। तो इसमें फेक करने की कोई बात नहीं है, इसमें किसी भी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है। आज तक कभी कोई गलती नौतोड़ नियम के तहत नहीं हुआ, कोई केस मुझे कोई बताए तो सही। तो इसमें पात्रता केवल है कि 20 बीघे से कम है। फिर भी गवर्नर महोदय चाहते हैं कि कितने केस लंबित है। इसमें लंबित इसलिए पड़े हैं कि जो समय हमने सस्पेंड कराया था ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, उसमें बीजेपी ने हमें नौतोड़ दिए नहीं, ठंडे बस्ता में रखा। इसलिए पेंडिंग केसेस आज की तारीख में 12,742 केस वो जो प्रोसेस है, अनप्रोसेस का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। और आज भी आप नौतोड़ को अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है अप्लाई करने पे। तो 12,742 केस हैं। गवर्नर साहब कहते हैं कि सबका नाम पता चाहिए, तो वो भी पहुंच जाएगा। पर उससे फर्क क्या पड़ने वाला है जब आपका नियम कहता है, पात्रता कहता है कि 20 बीघे से कम वाला कोई भी अप्लाई कर सकता है, A, B, C कोई भी कर सकता है। तो ये जो अभी ये डाटा कलेक्ट हो रहा है पूरे डिपार्टमेंट से, तो पूरा बस्ता आ जाएगा, वो भी भेज देंगे। नेगी साहब, 2 सवाल इसमें महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की सिफारिश होती है उसको लेकर जो लिस्ट दी जाती है, जाहिर सी बात है कि अधिकार राज्यपाल के पास है। क्या राजभवन के पास ये अधिकार है कि जो सरकार द्वारा दी गई सूची को, तो सूची की छंटनी करे, वो इसका पता लगाए कि कोई फर्जी है या नहीं? दूसरा पहले इसका जवाब देता हूँ। यहाँ फिर 1980 जो केंद्र का कानून है उसको जनजातीय क्षेत्रों में उसको सस्पेंड करना है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो सस्पेंड हो जाएगा तो हमारा जो नौतोड़ का नियम है उसके तहत पात्र व्यक्ति सक्षम अधिकारियों के पास अपना दावा पेश करेंगे, और सक्षम अधिकारी ने ही सैंक्शन करना है। गवर्नर साहब ने ना तो लिस्ट का छटनी करना है, ना उन्होंने पात्रता देखना है। उनका केवल एक जो उनका जो दायित्व है वो है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो नौतोड़ देने में एक अड़चन है उससे बाहर निकालना है। उसकी शक्तियां गवर्नर महोदय के पास संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए कानून संशोधन करने का भी पूरा उनको दिया हुआ है। हम वही गुहार उनसे लगा रहे हैं। सर, ये जो प्रस्ताव है कितने साल के लिए आपने इसमें छूट मांगी है? जो गवर्नर, हम तो गवर्नर साहब से प्रथम उसमें 2 साल के लिए मांग रहे हैं। तो 2 साल में हम, क्योंकि ये केसेस पेंडिंग भी पड़े हैं, लोग नया अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो क्योंकि अप्लाई करने के लिए अभी भी रोक नहीं है, पर सैंक्शन करने के लिए इसलिए रोक है क्योंकि 1980 का जो केंद्र का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो हमें अड़चन आ रहा है। और इससे पहले 3 गवर्नर मोदियों ने इसको सस्पेंड किया। उस बीच में बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ। बीच में बीजेपी के समय में ठंडे बस्ते में रखे गए, उसका फायदा नहीं दिया। तभी हम कह रहे हैं कि इसको दोबारा से होना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल इसमें है, पिछले सबको जो है शपथ लिया हुआ है संवैधानिक पदों पे निष्पक्ष काम करने का। बाकी निष्पक्षता कितना है या नहीं है,
किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का वो तो समय के साथ उसके आचरण और उसके कार्यशैली से ही पता लगाया जा सकता है। नेगी जी, इसमें जो 12,000 ने अप्लाई किया है, इसमें से कितने लोगों को मिलेगा? इसमें मैंने जैसे आपसे फरमाया है कि एक रेवेन्यू एस्टेट में मैं मान लो एक गांव में रहता हूं जहां मेरे अपने थोड़ी बहुत जमीन है, तो मैं 20 बीघे तक के लिए अप्लाई कर सकता हूं। वहां पर वो भी जो है डिमार्केटेड फॉरेस्ट में नहीं, नोतोड़ नियम के तहत मैं जो है अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट है उस पर करूंगा। अगर जगह है तो मैं ले सकता हूँ, अगर जगह नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा, वो है इसमें। तो जनजातीय क्षेत्रों में आज जो बाग बगीचे अगर आप हमारे देखकर सुदृढ़ता है तो इस नियम के तहत जमीन मिलने से हुई है। नौकरी तो आप जानते हैं कि एक पोस्ट के है तो 1000 आदमी खड़े हैं, नौकरी तो मिलने से बहुत दूर रहा। तो ये जो हमारे पास एक कानून है, हमारे पास जो संविधान है, हम इसके तहत जो है भूमि देना चाहते हैं। तो इसमें कहाँ गैर कानूनी बात है, गैर संवैधानिक बात कहाँ है, कहाँ पर इसमें जो है गलत होने की बात है। हर एक के लिए चेक और बैलेंस बना हुआ है। ये स्कीम चलाने के लिए सक्षम अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर जिसके पास एसडीएम का चार्ज है वो है। अगर वो कहीं किसी किस्म का गड़बड़ करेगा तो उसका अपील है, अपील उसका जो है डीसी के पास जाएगा। अगर वो गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे कानून है। सर इसमें क्यों रोका जा रहा है सर? क्या मंशा तो मैंने कहा है कि गवर्नर महोदय को भी निष्पक्ष कार्य करने की जो है शपथ है, मुझे भी शपथ है कि अपने वादों को पूरा करने का। लेकिन साहब इसमें सवाल ये है कि आप एक तर्क दे रहे हैं कि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में लोग रह रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? आपको मैं 2 बातें कह रहा था। एक तो मैं जनजाति हूँ, मेरे इलाके के लोगों को कानून के तहत, संविधान के तहत भूमि प्राप्त करने का अधिकार है। उसके लिए नोतोड़ नियम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी जो है बना के गए। दूसरा जो है भारत के संविधान में गवर्नर को शक्तियां दी है। जो मेरा विधानसभा में कानून बनेगा उस कानून को भी बदलने का, केंद्र की जो कानून बनेंगे उसको भी बदलने का शक्तियां किसको दी है? गवर्नर महोदय को दी है। गवर्नर किसके उस पर सिफारिश पे करेंगे? कैबिनेट की सिफारिश पे करेंगे, जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पे करेंगे। दोनों की सिफारिशों के ऊपर गवर्नर साहब अगर काम नहीं करना चाहेंगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? आप पलायन की बात कह रहे थे। हाँ, पलायन के इसलिए कह रहा हूँ, केंद्र सरकार एक तरफ से तो कहते हैं कि वाइब्रेंट विलेजेस किसके लिए? वाइब्रेंट विलेजेस है बॉर्डर एरिया के लिए, सिर्फ किन्नौर के लिए नहीं है, लाहौल स्पीति के लिए नहीं है। हिंदुस्तान के 4000 विलेजेस हैं जो क्या कहते हैं ट्रांस हिमालयन बेल्ट में भी होगा, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी, बांग्लादेश में 4500 से ऊपर गांव को वाइब्रेंट विलेज डिक्लेयर किया है। उनको जो है हर तरह से सक्षम बनाना है और उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करना है। तो कहाँ पैसा है वाइब्रेंट विलेज का? वो कह रहा हूँ। तो लोग पलायन रोकने के लिए बनाया हुआ है वाइब्रेंट विलेज। तो आप अगर वहाँ जमीनें खाली पड़ी है, आप देख रहे होंगे कि चाइना वाले हर दूसरे तीसरे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो है पास्चर्स को वो जो है कैप्चर कर रहे हैं। अगर वहाँ हम बाग बगीचे बना के आपकी रखवाली करें देश के जो है सेना के साथ, क्या तकलीफ है इनको किसी को? सर ये 2 जिलों में चंबा नहीं, ट्राइबल एरिया, पूरे ट्राइबल एरिया। अच्छा, पांगी जो एरिया था उसमें भी नहीं, कौन से बात कर रहे हैं? नोतोड़ की बात। हाँ, नोतोड़ की सर। नोतोड़ जनजाति इलाकों में सब है, जिसमें पांगी बरमौर भी है, ठीक है। लाहौल स्पीति और किन्नौर भी है। आप FRA के तहत भी तो दे सकते हैं FCA के लिए। FRA 2006 का कानून है, वो कानून और है, उसमें ग्राम सभा से अनुमोदित होना पड़ता है। तो उसमें पट्टे दे सकते हैं आप? दे सकते हैं, उसमें भी दे सकते हैं। हम FRA के तहत भी जो लोग, उसमें भी पात्रता अलग है, उसमें 2005 से पहले आप जीवन निर्वाह करना चाहिए। इसमें तो आज भी अगर आपके पास 20 बीघे से कम है आपकी जमीन है, आज भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साहब ये कट ऑफ डेट क्या है? 20 बीघा लैंड जिस फैमिली के पास किस डेट? नोतोड़ रूल्स में कोई कट ऑफ डेट नहीं है। नहीं, जैसे डिवीजन है फैमिली में, 3 ब्रदर या फैमिली में डिवीजन हो गया, किसी के पास 30 बीघा थी लेकिन अब 3 भाई में अगर बंट गई है वो, तो फिर प्रोसेस चलता रहेगा पूरा। ये आपका एक लीगल क्वेश्चन है। इसमें अगर भाई परिवार अलग रहता है, अलग आप जानते हैं पंचायती के रजिस्टर में परिवार जो अलग रहता है वो हर किस्म के जो भी बेनिफिट सरकार के उसको ले सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर परिवार अलग रहता है तो उसको तो नेचुरली मिलेगा। उसमें ये भी कैलकुलेट होता है अगर फादर से जो प्रॉपर्टी विरासत में आना है वो कितना आना है। अगर वो 20 बीघे से नीचे है तो फिर आप पात्र हैं, आपके फादर साहब ले सकते हैं। सर 2 सालों के कार्यकाल में ये दिखा गया है कि आज भवन और सरकार में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है।
चाहे वो वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर हो, अब ये नौतोड़ का मसला है, क्या आपने राज्यपाल से सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं की है? तालमेल में कमी क्यों है? मैं तो सोचता हूँ मेरे से तो कोई तालमेल की कमी नहीं। 5 बार जो व्यक्ति लगातार पवन गया, हर मुद्दे को वहाँ पर मतलब जो भी इसमें क्वेरीज थी उसको अटेंड करने की बात की। अब बात यह कि केंद्र सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, गवर्नरों की जो नियुक्ति है वो भी केंद्र सरकार करती है, तो निष्पक्षता का जो सवाल है वो हमारे शपथ में है। अब मौके पे है या नहीं है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सर, राज्यपाल की तरफ से जो क्वेरीज लगाई गई थी वो चाहे पॉपुलेशन को लेकर हो, बॉर्डर एरियाज को लेकर हो, या फिर रोकी लैंड जो आपने बताया 20 बीघा है, क्या सरकार की तरफ से जवाब कितनी बार पूछा गया है? मैं समझता हूँ कि जो भी क्वेरीज थी उनको अटेंड कर लिया गया है और एक्स्ट्रा क्वेरीज भी है। अब आप मांग रहे हैं कि भी कितने लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई जो है कट ऑफ डेट नहीं है, जो पेंडिंग है उसका तो लिस्ट हम देंगे, जो और अप्लाई करेंगे वो तो आपको हर रोज का अपडेट करना पड़ेगा। नौतोड़ बंद नहीं है, सैंक्शन करने के लिए दिक्कत है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो अड़चन है वो गवर्नर साहब अपने जो शक्तियां हैं संविधान के अनुच्छेद 5 में उसको सस्पेंड करेंगे। ये पहला नहीं केस, इससे पहले 3 गवर्नरों ने भी इसको जो है सस्पेंड किया है, पहले का प्रेसिडेंस भी बना हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 बोल रहा है तो आप आर्टिकल 5 नहीं है, अनुच्छेद 5 वो है, ये क्या कहते हैं शेड्यूल 5। तो आप इसको लेके अगर गवर्नर साहब नहीं मानते तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इसके लिए। तो रास्ते तो सारे खुले हैं, संविधान में जो भी है आप कर सकते हैं उसमें। सर मुलाकात करने जाएंगे, दोबारा जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, 6वीं बार फिर जाऊंगा। गैर जनजातियों को भी नॉन ट्राइबल एरिया है, जो नॉन ट्राइबल एरिया मैं बिल्कुल लोग गैर जनजातियों को भी मिलना चाहिए, जो भी लैंडर्स है सबको मिलना चाहिए। उसके लिए उनके लिए अलग से कानून जो है केंद्र सरकार को अमेंड करना पड़ेगा। हमारे लिए इसलिए फायदा है कि हम शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल एरिया में गवर्नर हमारे संरक्षक है, उनको संविधान ने शक्तियां दी है, परंतु गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए पार्लियामेंट है। 1980 का कानून को अगर सस्पेंड करना है या उसको खत्म करना है वो केंद्र की सरकार कर सकती है जिसके पास मेजोरिटी होगा। तो सड़कों में आंदोलन करना, तब तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी तो जो है गैर संवैधानिक था। किसान जो आंदोलन करने का वो गैर संवैधानिक है। हम जो है संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख सकते हैं। हमें जो है संविधान अधिकार देता है राइट टू प्रोटेस्ट, वो कर सकते हैं। और राइट टू प्रोटेस्ट में ये कि आपका वायलेंस नहीं होना चाहिए, आप जो है वायलेंस के बाहर रहकर अपनी बात रख सकते हैं। ऐसी कोई योजना है, प्लान है कि वो धरना देंगे या कुछ करेंगे? योजना तो वक्त के साथ बनाते हैं। अभी तो नहीं अब है। देखते हैं, अभी मौसम गर्म होने दो। वैसे सर कैबिनेट का प्रस्ताव है ना, हाँ जी, कैबिनेट का प्रस्ताव है ना वैसे तो किस चीज का? ये जो भेजा था आपने। से ही सिफारिश कर आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ। वो है विशेषकर पिछले कुछ दिनों में जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित पड़े लोगों को भूमि देने के लिए एक कानून जो नोटल नियम है उस विषय पर है। और इस विषय को लेकर जनता में भाजपा की तरफ से कोई जो बात की जा रही है वो भ्रमित करने वाला भी है और लोगों को गुमराह करने वाला भी। इसी विषय को लेकर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी प्रेस में अपनी बात रखी है और उस बारे भी मैं जो है अपना जो स्पष्टीकरण या जो हकीकत है वो आपके माध्यम से प्रदेश के विशेषकर जनजातीय लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि जो एक नियम था हिमाचल प्रदेश में और अब भी है वो नियम, एक नोतोड़ नियम है जिसके अंतर्गत जिसके पास 20 बीघे से कम भूमि है उसको प्रदेश सरकार की तरफ से जो सरकारी भूमि है 20 बीघे तक देने का प्रावधान 1968 में पहली बार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके समय ये नियम बना और ये नियम
लगातार 1980 जब तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 नहीं बना तो ये पूरे प्रदेश में लागू था, जिसके तहत लाखों लोगों को इस नियम के तहत भूमि प्रदान की गई। इसमें जो पात्रता था और जो अब भी है कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है उसको 20 बीघे जमीन सरकारी अगर उसके प्रार्थी के अपने रेवेन्यू एस्टेट में उपलब्ध है तो उसको देने का प्रावधान था। परंतु बाद के दिनों में हिमाचल प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में नौ-तोड़ नियम बंद हो गया, परंतु हिमाचल के सभी जनजातीय क्षेत्रों में आज भी नौ-तोड़ नियम लागू है। परंतु फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के लागू होने के कारण ये जो है भूमि देना जब तक FCA को हम जो है सस्पेंड नहीं करते हैं दे नहीं पा रहे हैं। आपको ये भी मैं जो है याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की पिछली गवर्नमेंट थी 2013 के दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, उस समय हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे और कैबिनेट ने उस समय भी प्रस्ताव पारित करके उस समय भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए माननीय गवर्नर महोदय के पास भारत के संविधान 5 में अलग से उनको जो है शक्तियां प्रदान की गई। इन शक्तियों में गवर्नर महोदय जो है कैबिनेट के सिफारिश पर या हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पर कोई भी कानून जो केंद्र का भी हो या हिमाचल प्रदेश का हो उन कानूनों को संशोधन करने में समर्थ है। और इन्हीं शक्तियों को जयराम की सरकार ने 2020 में 1 साल के लिए FCA को जनजातीय क्षेत्रों में नौ-तोड़ के लिए सस्पेंड किया था। तो ये तो था मतलब किस जो है शक्तियों के तहत संविधान के तहत किस तरह से FCA को सस्पेंड किया जा सकता है। पहली मर्तबा FCA 1980 जो केंद्र का कानून है ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पिछली जो सरकार थी उस समय सस्पेंड किया गया था नौ-तोड़ देने के। 18 में भाजपा की सरकार बनी जबकि FCA 18 पूरा वर्ष के लिए सस्पेंड था। भाजपा की जयराम सरकार ने केवल एक व्यक्ति विशेष को इस कानून का फायदा पहुंचाया, बाकियों को इन्होंने जो है सारे केस ठंडे बस्ते में रखे। अब प्रश्न ये होता है कि जैसे गवर्नर महोदय ने फरमाया है, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो ये कहा कि नौ-तोड़ के बारे में जो जानकारी उन्होंने मांगी है उसको अभी तक उनको प्रेषित नहीं हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से अब करीब 2 साल से ऊपर का समय हो गया, गवर्नर साहब के पास ये प्रस्ताव लंबित है। 5 मरतबा मैं गवर्नर साहब से स्वयं भी मिला, मेरे साथ विधायकगण जो जनजातीय क्षेत्र के हैं बॉर्डर के साथ लगा है। अगर बॉर्डर से जनजातीय लोगों का पलायन रोकना है, जनजातीय लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है या उनको रोजगार दिलाना है तो एक ही तरीका हमारे सामने नजर आ रहा है, वो जैसे कि पहले भी नौ-तोड़ में लोगों को भूमि प्रदान की गई और नौ-तोड़ पे मिली भूमि पर लोगों ने मेहनत करके उस पर बाग बगीचे बनाए और बहुत सारे हमारे जो है जनजातीय परिवारों का उत्थान हुआ है, आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। तो इसीलिए हमने गवर्नर साहब से बार बार ये मामला उठाते रहे। गवर्नर साहब बताते रहे कि ठीक है कि हम करेंगे और कुछ जो है सरकार से और जो है इन्होंने जो भी क्वायरीज है उसके बारे में बात की, परंतु मुझे लगता है कि क्वायरीज आज हमने सब पूरे कर दिए हैं। लेटेस्ट गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में प्रेस को कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि हम किसी के चुनावी वादा पूरा करने के लिए नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है शब्दावली है। चुनी हुई सरकार के चुनावी वादा पूरा करने के लिए ही सरकार है और जनजातीय क्षेत्रों में नौ-तोड़ बहाली करना कांग्रेस के सरकार का दायित्व भी है, हमारा चुनावी वादा भी है और संवैधानिक तरीके से कोई भी मांग करना वो गलत नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर हम सबको काम करना है। दूसरी बात ये भी कहा गया, शायद वो
एक किस्म से व्यंग्य ही था कि मंत्री को भी शब्द दिलाया जाता है। जहाँ तक शब्द की बात है, जितने भी लोग हम ये भी कार्य हमें लेना पड़ता है कि हम निष्पक्ष होकर जो है काम करेंगे। तो मेरा अगर ये कहना था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का, और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाने का भी जो है हर एक को संविधान अधिकार देता है। तो मैंने इसमें किसी भी किस्म से गवर्नर महोदय का ना ही उनके ऑफिस का अनादर किया है। और दूसरी बात यह है कि नोतोड़ का जो मामला है, ये गंभीर मामला है। आप देख रहे हैं कि आज पलायन जो है बॉर्डर एरिया से हो रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि बॉर्डर एरिया से लोगों का पलायन रोकने के लिए हम वाइब्रेंट विलेज स्कीम लाए, जबकि कांग्रेस के समय पहले ही एक स्कीम थी हमारी BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है प्लान, जिसमें सभी बॉर्डर इलाके का नाम इन्होंने वाइब्रेंट विलेज रखा। पिछले बार जब लोकसभा के चुनाव थे, हर वाइब्रेंट विलेज में केंद्र से मंत्रीगण आए, एक दिन इन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस में लगाए। हमने जो है 700 करोड़ से ज्यादा का वाइब्रेंट विलेजेस के स्कीम केंद्र को प्रेषित किया है। परंतु अफसोस है कि आज की तारीख में एक भी पैसा अभी तक वाइब्रेंट विलेज का, हमारे खासकर हिमाचल प्रदेश के विलेजेस का, वाइब्रेंट विलेजेस का केंद्र सरकार ने जो है हमें नहीं दिया है। तो इसके साथ में भाजपा के कुछ हमारे नेतागण, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बड़ी सीख दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, आप लोग क्या जनजाति लोगों को नोतोड़ में भूमि देने के खिलाफ है? जो वक्तव्य आप लोग दे रहे हैं उससे तो ये लगता है। और आपके समय में 5 साल में आपने जनजाति सलाहकार परिषद की एक बैठक की, जब कानून बना नोतोड़ देने का, उसमें भी सिर्फ केवल एक व्यक्ति विशेष को नोतोड़ दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा जो है जनजातियों के विरोधी है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि जयराम जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि अपने जो है मंत्रियों को जो है संभाल के रखिए। जयराम जी, हमें आप सीख ना दें। हमें मालूम है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर किस तरह से जनता की मांगों को पूरा करना है, अपने चुनावी वादों को पूरा करना है। हमें चाटुकारिता का काम नहीं करना है। आप ये चाटुकारिता करना छोड़ें और हमें सीख देना बंद करें, और आप ये जवाब दें कि आप हमारे जनजाति लोगों के नोतोड़ के साथ हैं या विरोध में हैं। ये जवाब उनसे चाहता हूँ। और एक नेता और भाजपा के, वो भी बड़ी सीख दे रहे थे कि संविधान में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको 2-2 पद छोड़ने पड़े, क्यों छोड़ना पड़ा? जो कलंकित लोग हैं उनसे तो मैं ये अपेक्षा करता ही नहीं करूँगा कि वो हमें सीख देंगे। खुद जो है कीचड़ में डूबे हुए हैं, हमें क्या जो है सीख देंगे? उन नेता से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या जनजातियों के विरोधी हैं? मैंने क्या गलत कहा? मैंने कोई गलत क्या कदम उठाया? क्या गैर संवैधानिक काम किया है मैंने तो अपनी मांग की बात की है, और ये मेरा अधिकार है। और जब तक मैं राजनीतिक जीवन में होऊंगा, चाहे मंत्री पद पे हूँ, चाहे मंत्री से बाहर होऊंगा, पर अपने जनजाति लोगों के जो भी उनके अधिकार हमें संविधान ने दिया है, उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। धन्यवाद। नेगी साहब, मेरा सवाल ये है कि कितना एरिया जनजाति है जिनको नौतोड़ देने की आप बात कर रहे हैं, और दूसरा जो राज्यपाल कह रहे हैं उसको कैसे, क्या लगता है आपको? मुझे इस बारे में ये कहना है, ये